तो अब इंतजार वित्त मंत्री के बजट भाषण का हो रहा है, ये देखने और समझने के लिए कि अंतरिम बजट में क्या कुछ ऐलान करते हैं। क्या इसको पूर्ण बजट के तौर पर देखा जाए या अधिकतम 3 महीने के लिए ही सिर्फ योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन का प्रावधान करेंगे वित्त मंत्री पीयूष गोयल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर संसद भवन से ही आ रही है, जहां पर बजट की कॉपी पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर में लगभग आधे घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी और कैबिनेट में बजट पर मोहर लगने के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट भाषण पढ़ेंगे अपना और बताएंगे कि किस तरीके से बीते 4.5 सालों में मौजूदा सरकार ने काम किया है आर्थिक लिहाज से और आने वाले दिनों के लिए मौजूदा सरकार का क्या कुछ एजेंडा है। लेकिन इस बीच संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। भारत सरकार ने अपने पिछले 4 बजट प्रस्तुत किए हैं, उसमें गरीबों की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, अधोसंरचना विकास की दृष्टि से, देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अनेक प्रकार के प्रावधान थे और आज का बजट भी देश में उत्साह भरने वाला होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। सबका साथ सबका विकास वाला बजट होगा। सबका साथ सबका विकास हमारे काम का मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र हमेशा किसी भी भाषण में, किसी भी बजट में परिलक्षित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो सबका साथ सबका विकास की झलक इस बार के बजट भाषण में भी दिखेगी, ऐसा कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। लेकिन अमिताभ कुड्डू जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस बात का जिक्र इस बार के बजट से पहले बहुत ज्यादा हो रहा है कि किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, या तो कर्ज माफी का ऐलान हो सकता है या कैसे किसानों के खाते में एक निश्चित रकम तेलंगाना के फॉर्मूले की तरह जाए, इसका कुछ ऐलान हो सकता है। क्या वाकई ऐसी संभावना नजर आती है? मुझे लगता है ये बहुत जोरदार ढंग से नहीं ला पाएंगे क्योंकि ये इंटरिम बजट है, लेकिन निश्चित रूप से किसानों के लिए एक फिक्स्ड आमदनी का सजेशन जरूर आएगा जिसको सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा जी। लेकिन अनुराग जी, मैं 2 बातों से मैं थोड़ा सा परेशान हूं। एक तो ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से बर्बाद हो गई, लेकिन आज खबर यह है कि 2016-17 में आर्थिक विकास का दर जो है 8.1% था, जो सबसे अधिक रहा है। ये मुझे बहुत हैरान करती है। पहले ये था 7.1 था, अभी 8.2 हो। ठीक है। दूसरी बात, जब हमारी अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग है सारी दुनिया में और 7.8, 8.2 इस रेंज में जा रहा है, जबकि हमारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो 140 से 2 साल के अंदर 77 पे आ गया, इतना उछाल आया है, हर इंडेक्स में आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हो जाए पिछले 45 सालों में, मुझे हैरान करती है। मुझे ये लगता है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर भी रहा हूं। एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ये आंकड़े आए हैं अभी, और जनरली जो पहले आते थे वो एनुअल सर्वे होते थे। मुझे लगता है इस पर सोचने की जरूरत है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हम रिजॉल्व करें। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर कुंडू बता रहे हैं उसके पीछे की एक वजह क्या ये तो नहीं है कि संसाधनों का बड़ा हिस्सा चुनिंदा लोगों के खाते में जा रहा है और जिसके चलते आपकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है वो लगातार जस की तसे या कहिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से तो जो देश की, मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि उनको उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता और हम उपभोक्ता जो हैं उनको अधिक दाम देने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी सरकार का, देश का, समाज का, अर्थशास्त्रियों का जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है वो ये है कि हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करना होगा जिसमें उसको मूल्य मिले और हमको चीज कम दाम पे मिले। पूरी अर्थव्यवस्था की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में जो 60% पॉपुलेशन है, अगर उसके पास अधिकार मिलेंगे, उसका आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उसको अपने मूल्य, जो उत्पादक के मूल्य हैं वो अच्छे मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में यही एक क्रांतिकारी कदम साहब, ये होगा कैसे? इस बात का दावा और इस तरीके की दलीलें तो तब से दी जा रही हैं यूपी के वक्त से, जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाया जा रहा था। तब कहा जा रहा था कि किसान को ज्यादा दाम मिलेगा और आपको कम कीमत पर चीजें मिलेंगी।
जी हाँ, देखिए ये तो देखिए फार्मिंग सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही अलग है। फार्मिंग सेक्टर में पिछले कई सालों से किसी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। उनकी जो बेसिक समस्याएं वैसी की वैसी हैं। सरकार के लिए सबसे आसान काम होता है फार्म लोन माफ़ करना। फार्म लोन माफ़ करना एक पॉपुलिस्ट स्टेप है। अगर फार्म लोन माफ़ करने से ही कुछ हो रहा होता तो आज फार्मिंग की हालत बहुत अच्छी होती। तो जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ों की तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी फार्मिंग सेक्टर ठीक नहीं होगा। जैसे उनकी जैसे फार्मिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो दें, मार्केटिंग होनी चाहिए वो दें। इसके साथ साथ अनुराग, मैं इंटरिम बजट क्योंकि आ रहा है जी, इंटरिम बजट के बारे में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो ज़्यादा है बजाय इसके कि इंडिया की इकोनॉमिक्स को बताए या आगे की पॉलिसी तय करे। दूसरा, जो नंबर होते हैं जी, इसमें जो भी नंबर होते हैं अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो उन नंबरों को भी फेस वैल्यू में लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। मैं आपको बताता हूँ, सन 2004 में इसमें जब ग्रोथ, जो टैक्स का जो ग्रोथ था, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, उसका प्रोजेक्शन था 18%। ठीक है। बाद में जो रियल नंबर्स आए उसमें हुआ 9%। 2009 में था 8%, रियल नंबर था 6%। तो मतलब 2014 में था 13%, रियल हुआ 9%। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्र जैसा ही होता है। हाँ, मतलब कि क्या होता है कि खर्चे को की जो रेवेन्यू है उसको ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, असलियत में कम होता है, और खर्चों को प्रोजेक्ट करते हैं कम और असलियत में होते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो अंतरिम बजट को चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर भी देखना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच वित्त मंत्री आंकड़े भी बताते हैं कि 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तब तस्वीर ये थी, और 2019 में जब हम अपना छठा और आखिरी इस लोकसभा का बजट पेश कर रहे हैं तो तस्वीर ये है। लेकिन इस सब के बीच व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं, दिल्ली के व्यापारियों से बात की हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ने। अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट मोदी सरकार पेश करने जा रही है। चुनावी साल है और तमाम वर्गों की तरह व्यापारी वर्ग को भी सरकार से कई सौगातों की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में उन्हें नोटबंदी और जीएसटी जैसी चीजें भी, बड़े फैसले भी देखने पड़े हैं। जीएसटी बहुत अच्छा एक रेजोल्यूशन था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम टू टाइम बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मोदी जी ने व्यापारियों को आश्वासन तो बहुत दिए हैं, लेकिन व्यापारी अपने को लूटता हुआ फील कर रहा है। जीएसटी में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जीएसटी में एक कोड पर एक ही रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। अनएजुकेटेड लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। यही तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अगर आप जाएंगे, देश के अगर अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो इसी तरह की उम्मीदें व्यापारी वर्ग सरकार के आखिरी बजट में कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो व्यापारियों की मांग तो आपने सुन ली, उनकी उम्मीदों को आपने समझ लिया, लेकिन अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल के पिटारे से क्या कुछ निकल सकता है, इस पर निवेशकों की भी नजर है। बजट को लेकर निवेशकों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर मार्केट एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुआवाला से बात की हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। निवेशकों की क्या उम्मीद है इस बजट से, इस पर बात करने के लिए बाजार के जानकार सिद्धार्थ कुआवाला हमारे साथ हैं। सर, आपसे ही समझना चाहूंगा कि क्या उम्मीद निवेशक कर रहे हैं कि सरकार करे ताकि बाजार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? शेयर इन्वेस्टर के लिए मेजर 2-4 चीज़ें हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रोल बैक करना, क्योंकि जो वो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट के बाद वो थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट किया है, और ख़ास करके एफआईआई का हम डेटा देखें तो पूरे साल का हम माइनस में ही उनका होता है और बड़ा पैसा उन्होंने निकाल लिया। तो एलटीसीजी रोल बैक हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उसको कंसिडर करे। दूसरा एसटीटीटी रोल बैक और डीडीटी में कुछ रिलैक्सेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को पॉजिटिव करता है। तो देखना है ये बजट में गवर्नमेंट इसको कितना सीरियस लेती है। शुक्रिया सिद्धार्थ कुआवाला जी हमसे बात करने के लिए। तो बाजार के जानकार सिद्धार्थ कुआवाला हमारे साथ थे, खुद निवेशक है और निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बजट को लेके जो उम्मीदें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। यामिनी जी, आपने सुना अभी निवेश के लिहाज से किन किन चीजों की उम्मीदें यहाँ पर जो तमाम जानकार हैं वो बता रहे हैं। आपको लगता है कि मार्केट भी कहीं प्राथमिकता में होगा, क्योंकि उसका सीधा असर जैसे जैसे वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगे वैसे वैसे बाजार पर दिखना शुरू हो जाएगा?
मार्केट को प्राथमिकता पे नहीं रखेंगे मेरे ख्याल से। अभी प्राथमिकता पे रखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें अनस्किल्ड लेबर के लिए, और मनरेगा की एलोकेशंस को बढ़ा सकें। यूथ को रखेंगे प्राथमिकता के ऊपर, जहाँ पर कोशिश की जाए चाहे वो हायर एजुकेशन में और सीट्स बढ़ाने की या और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की, या एमएसएमई को जो है, जो अभी टैक्स रेट को कम किया था 25% पे, ज़्यादातर 90% एमएसएमईज को ले आए थे, वैसे ही और कॉर्पोरेट्स के लिए रैशनलाइजेशन किया जाए टैक्सेस का। इन सब का असर मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कर रही है, उससे मार्केट एक पॉजिटिव क्लू लेगी, और क्योंकि वो पॉजिटिव क्लू लेगी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। जहां तक टैक्सेस का सवाल है, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रोल बैक करना नहीं करेगी, क्योंकि एक बार लगा दिया है तो उसे रोल बैक करना मुश्किल ही होगा, और मार्केट्स अपने आप ही, जैसे आपने देखा कल भी और आज के सत्र में भी जो है उछाल दिखा रही है इस एक्सपेक्टेशन पे कि जो एग्रीगेरियन क्राइसिस है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाएगा, और इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसान की सुध ली जाती है तो मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो फिर बाजार में रफ्तार अपने आप देखने को मिलती है। लेकिन अभिलाष खांडेकर जी, पिछला जो बजट था वित्त मंत्री ने पेश किया था, उसके बाद 8 राज्यों में छोटे बड़े विधानसभा के चुनाव होने थे, उसकी झलक बजट में दिखी थी। लगभग 37 लाख घरों के लिए मदद देने का ऐलान किया गया था, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया था, जो बाद में शुरू भी हुआ आयुष्मान के तौर पर। यहां तो 2019 का लोकसभा चुनाव है, चुनौती कहीं ज्यादा और उम्मीदें भी। निश्चित रूप से, और जैसा कि पिछले 4-4.5 सालों में दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से हम सोच रहे थे एक साधारण व्यक्ति को उससे जो कुछ फायदा मिलना था वो कोई बहुत ज़्यादा मिला नहीं है। व्यापारी वर्ग से लेके किसान और साधारण व्यक्ति भी, यदि हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करें तो निश्चित रूप से युवा लोगों में भी, देश के युवाओं में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चिंता है कि उनको कैसी नौकरियां मिलेगी। हम अलग अलग उस पर जब देखते हैं, सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा नौकरियां देने का जो बात करी थी हो नहीं पाया है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, वो सबसे ज़्यादा हाईवे और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकता था, लेकिन पिछले 5-4.5 सालों में वहाँ के 4 या 5 अध्यक्ष बदले गए और वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं दिख रहा है जिसके कारण स्टील उद्योग को या सीमेंट उद्योग को या मजदूरों को फायदा मिले। तो मूल बात यह है कि इस बजट में या पिछले 4.5 साल में जो चीज़ दिख रही है वो सिर्फ 3 महीने में बहुत ज़्यादा कोई जादू की डंडी घुमा के पीयूष गोयल बहुत नया कुछ काम कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये ऑप्टिक्स का खेल है, और ये चुनाव को सामने रख के, क्योंकि मार्च के आसपास यदि चुनाव की डेट यदि अनाउंस हो जाती है तो 1.5 महीने में कोई भी अर्थशास्त्री कितने भी समाज को भला करना चाहे तो कितना कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें हमें अपेक्षाएं बहुत रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन किसानों की जो आय को दुगुना करने की जो मोदी जी ने बात कही थी लगातार, उसके मद्देनजर कुछ ना कुछ इसमें बजट में परिलक्षित होना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो तो 2022 तक होनी है पूरी, लेकिन इन सब के बीच वित्त मंत्री निश्चित समय के लिए ही सही, तय समय के लिए ही सही, विजन किस तरीके का दिखाते हैं, और ये छठा बजट होगा, अंतरिम बजट। इस मौके पर समझना यह भी दिलचस्प है कि 2014 से लेकर अब तक किस तरीके की आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया है मौजूदा सरकार ने, और उसके नतीजे किस तरीके के दिखते हैं जमीन पर।